तो यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 10th। इट वाज आस्क्ड इन द गेट 2001। लेट अस टेक इट। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। सीरीज आरएलसी सर्किट यहाँ पर गिवन है और रेजोनेंस वाली कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब क्या आपको जो पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड एज द वीसी। वीसी के बारे में यहां पर जो बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान देते हैं ऑप्शंस क्या लिखा है। फर्स्ट इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल गलत बात है। वोल्टेज की वैल्यू जीरो, वीसी आपकी जो जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैन नेवर बी ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जो होगा कैपेसिटर का वोल्टेज या फिर इंडक्टर का वोल्टेज, वो आपका जो है सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा हो सकता है, सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा हो सकता है। ये बात मैंने आपको जो बहुत ही अच्छे से बताया। एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और द इंडक्टर कैन बी ग्रेटर देन द सप्लाइड वोल्टेज बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि यहां पर इंडक्टर ने अपनी पूरी एनर्जी कैपेसिटर को ट्रांसफर कर दी है एंड कैपेसिटर एट द सम पॉइंट इट विल ट्रांसफर इट्स होल एनर्जी टू द इंडक्टर because all the energy is absorbed by the capacitor or all the energy is absorbed by the inductor, the voltage will boost up, the voltage will boost up. It means that the voltage across the inductor or capacitor at the point of the resonance can be greater than the supply voltage also. बात क्लियर है, इस बात को ध्यान समझिएगा। तो कैन नेवर बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ता हूं, कैन बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज हाउ एवर इट इज 90 डिग्री आउट ऑफ द फेस विद द इनपुट वोल्टेज। चलिए इस ऑप्शन को भी जो है देखेंगे। लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, कैन बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज एंड इन फेस विद द इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, ये दोनों को ऑप्शन में मुझको जो है देखना है। अब एक बार बताइए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेरे पास सीरीज आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट है, इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर रेफरेंस किसको लूंगा, करंट को लूंगा। बिकॉज इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट वी ऑलवेज टेक करंट एज द रेफरेंस एंड इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट वी ऑलवेज टेक वोल्टेज एज द रेफरेंस। तो यहां पर आपको जो करंट जो है रेफरेंस हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर जो है द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर क्या होगा, तो दैट विल बी इन फेस विद द करंट बिकॉज वी नो दैट देयर इज नो फेज डिफरेंस एट द रेजिस्टेंस के पास कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होगा वो आपका जो 90 डिग्री लीड करेगा बिकॉज इन केस ऑफ द इंडक्टर द करंट लैग्स विद द एंगल ऑफ द 90 डिग्री। क्लियर है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, तो वो लैग करेगा करंट से कितना एंगल, यहां पर जो है 90 डिग्री से, करंट से आपको जो 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया बिकॉज इन केस ऑफ द कैपेसिटर द करंट लीड्स विद द एंगल ऑफ द 90 डिग्री। बात क्लियर है। तो अब मैं यहां पर पूछता हूं, हम यहां पर सी और डी अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो कैन बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, दैट इज द करेक्ट। यहां पर और पढ़ते तो फिर यहां पर क्या लिखा हुआ, हाउ एवर इट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेस विद द इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज, अब यहां पर देखिएगा, जब आपका यहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा इन दैट केस आपको पता है कि VR विल बी इक्वल टू V हो जाएगा बिकॉज VC एंड VL विल कैंसिल आउट। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो VR इज इक्वल टू V मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं कि द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द सप्लाइड वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन अगर मैं पढ़ता हूं तो सी पार्ट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और द इंडक्टर कैन बी ग्रेटर देन द सप्लाइड वोल्टेज बट इट विल बी ऑलवेज विथ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज। बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल है लेकिन दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बेसिकली इसमें आपका यूज हो रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े से जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड भी बोलना गलत है। बेसिकली यहां पर यूज हो रहा है आपका जो है सिग्नल एंड सिस्टम। कैसे यूज होगा देखते हैं, ठीक है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर यहां पे वो स्टार्टिंग में चीजें क्लियर नहीं होंगी तो वो आपको सिग्नल में भी क्लियर हो जाएंगी और आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। वो दोनों जगह आता है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एसिमेट्रिकल। अब ये गेट 2015 क्वेश्चन है, 2 माह का क्वेश्चन था। लिखा है सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ऑफ 50% ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ पीरियड होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है।
A symmetrical square wave of 50% duty cycle has an amplitude of plus minus of 15 volt and the time period of 0.4 pi millisecond. The square wave is applied across a series RLC circuit with R is equal to 5 ohm, L is equal to 10 millihenry and C is equal to 4 microfarad. The amplitude of the 5000 radian per second component of the capacitor voltage in voltage. आपको VC के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। और यहां पर इनपुट आपको साइनोसाइडल या फिर जो डीसी इनपुट नहीं है, यहां पर आपके पास जो इनपुट है आपका स्क्वायर वेव है और 50% ड्यूटी साइकिल दिया। व्हाट दैट मींस 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है, अगर यहां पर आपके पास इस तरह की वेव फॉर्म है तो जितना टाइम ये होगा उतना ही टाइम ये भी होगा। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, T1 इज इक्वल टू T2 होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर ये आपका जो टोटल टाइम है तो दोनों आपके आधे और आधे में डिवाइडेड है, इसीलिए इसको हम लोग 50% ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 50% ड्यूटी साइकिल का जो ग्राफ हो गया। अब यहां पर आपको जो वोल्टेज दिया वो प्लस माइनस 15 वोल्ट दिया है, इसका मतलब ये आपका प्लस 15 वोल्ट हो गया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस 15 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। Has an amplitude of plus minus 15 volt, has a time period of 0.4 pi मिलीसेकेंड। तो ये जो आपका होता है, ये जो आपका है यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, क्योंकि यहां के बाद ग्राफ आपका जो सेम पॉइंट यहां पर रिपीट हो रहा है और ये जो आपका टाइम पीरियड गिवन है, कितना गिवन है बच्चा लोग बताओ जल्दी से, 0.4 पाई मिलीसेकेंड। सर बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखते हैं, तो ये मेरे पास यहां पर जो गिवन है, दिस स्क्वायर वेव इज अप्लाइड ए सीरीज आरएलसी सर्किट, आर एल और सी की वैल्यू यहां पर गिवन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द 5000 रेडियन पर सेकेंड, मतलब क्या यहां पर आपको जो है ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है ऑफ द कैपेसिटेंस वोल्टेज, यहां पर वीसी की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब एक बात मुझको अभी बताइए, ये जो मेरा वोल्टेज गिवन है ये आपका वोल्टेज है, ठीक है ना, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको बेसिकली हम लोग को यहां पर जो है इसका हम लोग को फोरियर सीरीज निकालना पड़ेगा। बेसिकली फोरियर सीरीज हम लोग को इसका जो निकालना पड़ेगा और फोरियर सीरीज निकालना अभी आपको पता नहीं है, बट मैं जो लिख रहा हूं उसको आप देखिएगा। तो यहां पर v इज इक्वल टू कितना हो गया, 4vs अपॉन n पाई इंटू साइन ऑफ n इंटू ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फोरियर सीरीज हो गया। ये आपका क्या हो गया, फोरियर सीरीज। अगर मैं इसको जो है बेसिकली इसमें लिखूं समीशन में, क्योंकि यहां पर हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ हार्मोनिक विल एग्जिस्ट, सेकेंड और फोर्थ यहां पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, समझिएगा बस इसको अभी। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1,3,5 से लेकर के इन्फिनिटी। मैं बोल रहा हूं देखिए यहां पर चीजें हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर ना हो, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल सिस्टम, बट वहां पे चीजें अगर आप समझेंगे तो ये चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं वो चीजों को यहां पर ज्यादा जो है डिस्कस नहीं कर रहा हूं बेसिकली। तो यहां पर n इज इक्वल टू 1,3,5 से लेकर के 4 इंटू वीएस अपॉन ये n पाई इंटू साइन ऑफ n इंटू ओमेगा टी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो फोरियर सीरीज हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज n, यहां पर n आपका जो nth हार्मोनिक को बताता है, यहां पर nth हार्मोनिक को बताता है, क्योंकि अगर आपको जो पता हो फोरियर सीरीज को आप जो है बेसिकली जो 3 कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक तो आपका डीसी कंपोनेंट होता है, सेकंड आपका साइन होता है और थर्ड आपका कॉस होता है। तो फोरियर सीरीज में आप जो है किसी भी वेवफॉर्म को 3 फैक्टर्स में चेंज करते हैं। फर्स्ट आपका डीसी हो गया, सेकंड आपका कॉस का होता है और थर्ड आपका जो साइन का होता है। तो वहां पर आप जो देखेंगे बेसिकली, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी फोरियर सीरीज है तो वहां पर एफ जो आपका फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू a0/2 और प्लस यहां पर क्या होता है सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1,3,5 से लेकर के इन्फिनिटी an इंटू कॉस ऑफ n इंटू ओमेगा टी प्लस bn इंटू सिग्मा ऑफ यहां पर bn इंटू साइन ऑफ n इंटू ओमेगा टी। इस तरह का यहां पर जो है फोरियर सीरीज बनता है। तो मैंने यहां पर इस वाले ग्राफ का यहां पर फोरियर सीरीज बनाया है, तो यहां पर फोरियर सीरीज आपको जो है इस फॉर्म में मिला है। ये आपको जो सप्लाइड वोल्टेज का, ये वोल्टेज का आपको फोरियर सीरीज मिल गया, ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां पर Vs क्या है, Vs यहां पर जो प्लस माइनस जो है 15 वोल्ट है, लेकिन मैंने यहां पर जो प्लस 15 वोल्ट वाला यहां पर ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझिएगा, ये तो हमारा क्या होगा, फोरियर सीरीज हो गया है, ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, आपको V मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझको आप ये बताइए व्हाट इज द ओमेगा। ओमेगा मुझको यहां पर जो गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू मुझको पता है होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। एंड व्हाट इज दिस, 2 पाई अपॉन टी मुझको यहां पर गिवन है, तो 2 पाई अपॉन टी ओमेगा इज गिवन एज 5000 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर कितना आ गया, 5000 रेडियन
पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू मैं उठा करके यहां पर जो है पुट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1,3,5। यहां पर मैं जो क्या बोल रहा हूं कि ऑड हार्मोनिक बस यहां पर एग्जिस्ट करेंगे, इवन हार्मोनिक यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज ए सिमेट्रिकल, ये आपका जो है सिमेट्रिकल वेव फॉर्म जो है बन रही है विथ रेस्पेक्ट टू आप देख सकते हैं कि आपका ओरिजिन, यहां ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपका जो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म बनेगी। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो यहां से नेगेटिव स्टार्ट होगा, मतलब इसके पहले जो है नेगेटिव वाला रहा होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। इसीलिए यहां पर सिर्फ जो है आपके जो है ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। वैसे आप बिल्कुल इस बात का टेंशन मत लीजिएगा, सिग्नल सिस्टम में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि यहां पर आपके जो कौन से हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं, तो चीजें वहां से भी आपको जो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो n इज इक्वल टू 1,3,5 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया, बात क्लियर है। और यहां पर कितना हो गया, 4 इंटू वीएस अपॉन n इंटू पाई इंटू साइन ऑफ कितना हो गया, यहां पर 5000 मैंने यहां पर पुट करिए तो कितना हो गया 5000 इंटू n इंटू टी। बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो यहां पे जो है वोल्टेज की वैल्यू मुझको जो है मिल गई, व्हाट इज दिस इज द वोल्टेज। इसका मैंने जो है फोरियर सीरीज यहां पर जो है निकाल दिया है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब एक बार बताइए, यहां पर हमारे पास क्या तीन हार्मोनिक हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अगर मैं फंडामेंटल के बारे में बात करता हूं, फंडामेंटल आपका मेनली इफेक्टिव होता है, बाकी हार्मोनिक्स प्रेजेंट तो होते हैं बट दे आर नॉट एज दैट मच इंपॉर्टेंट लाइक द फंडामेंटल, ठीक है ना। बाकी हार्मोनिक्स क्या करते हैं, चीजों को ओवरहीट करते हैं, ठीक है, बट मेन जो कंपोनेंट आपका फंडामेंटल है, फर्स्ट हार्मोनिक इज द मेन कंपोनेंट। तो यहां पर अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो v इज इक्वल टू मुझको यहां पर कितना मिल जाएगा, 4 इंटू वीएस अपॉन पाई, बिकॉज n इज वॉट 1, साइन ऑफ कितना हो जाएगा 5000 इंटू टी। बात क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर समझिएगा, आपके पास यहां पर जो है वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इस वोल्टेज को हम लोग जो है दिमाग में रखेंगे, ठीक है, आगे भी यूज एज इट इज होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द इंपीडेंस, तो Z इज इक्वल टू आपको पता है इस सर्किट का क्या होगा, R प्लस जे इंटू ओमेगा एल माइनस ऑफ J अपॉन ओमेगा C, ठीक है, बात क्लियर है। ओमेगा इज इक्वल टू मैंने यहां पर पुट कर दिया 5000 और L इज इक्वल टू यहां पर गिवन है 10 मिली हेनरी, तो 5000 इंटू 10 मतलब कितना आ गया, 50 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू R इज वॉट, R इज गिवन एज 5 प्लस J50 आ जाएगा, और यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहां पर माइनस J50 आ जाएगा। तो अब आपको यह बात समझ में आएगी कि व्हाट आई एम आस्किंग एंड और व्हाट आई एम टेलिंग, बिकॉज यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट इन दिस कंडीशन जे ओमेगा आपस में ये जो कैंसल आउट हो गया, बिकॉज इट शोज दैट इट इज एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस, बिकॉज इन दिस केस द इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0। अगर इमेजिनरी पार्ट आपका जो है 0 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन। तो इसका मतलब आपको जो है Z इज इक्वल टू कितना मिल गया, Z इज इक्वल टू आपको जो है 5 ओम मिल गया एट रेजोनेंस भी आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। तो इंपीडेंस की वैल्यू जो आपको मिली है वो आपको कितनी मिल गई है, 5 ओम मिल गई है, ठीक है। अब एक बात मुझको ये बताइए, आपको जो है वोल्टेज की वैल्यू जो है मिल चुकी है, V इज इक्वल टू 4 VS अपॉन n पाई, और यहां पर आपको जो इंपीडेंस इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 ओम मिल गया। अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि व्हाट इज द करंट, तो अगर मैं यहां पर करंट फंडामेंटल वाला पूछता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू फंडामेंटल वोल्टेज अपॉन द इंपीडेंस। वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस इज कॉल्ड एज द करंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4Vs अपॉन पाई इंटू साइन ऑफ 5000 इंटू टी डिवाइड बाई 5, ठीक है ना, बात क्लियर है। बहुत ध्यान समझिएगा और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इस वक्त क्लियर नहीं होंगी, बट आई गारंटीड यू कि आप जब सिग्नल सिस्टम पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सारी दिक्कत इस जो है वेवफॉर्म से है, क्योंकि यहां पर वेवफॉर्म जो आपको जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं गिवन है, स्क्वायर वेवफॉर्म गिवन है, बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज आपको सिर्फ जो क्लियर किस में होंगी, आपको सिग्नल सिस्टम में क्लियर होंगी। पूरा डिस्कशन करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपको बेसिक से मुझे उठाना पड़ेगा। तो अभी आपको बस इतना समझिए कि वेवफॉर्म की इक्वेशन यही फॉर्म होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से I आपको जो कितना मिल गया, 4 इंटू VS कैन बी पुट एज प्लस 15, तो 15 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखिएगा, 12 डिवाइड बाई पाई इंटू साइन ऑफ 5000 टी, बिकॉज VS कैन बी पुट एज 15। तो यहां पर I आपको जो कितना मिल गया, 12 डिवाइड बाई
पाई, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब मुझको आप ये बताइए कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा, आप मुझको ये बताइए एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस। ये पूछा कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस, एंड वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी इज 5000 रेडियन पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर समझिएगा कि आपके पास यहां पर जो है करंट आ चुका है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वीसी। वीसी विल बी इक्वल टू आई इंटू एक्सी होगा सर, बिल्कुल अच्छी बात है। व्हाट इज आई? आई इज कॉल्ड एज अ 12 अपॉन पाई इंटू साइन ऑफ 5000 इंटू टी इंटू एक्सी इज व्हाट? जे अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा इज व्हाट? 5000 सर, बिल्कुल अच्छी बात है, इंटू ओमेगा सी इज व्हाट? सी इज 4 इंटू 10 के पावर ऑफ -6। बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखिएगा ये आपको जो कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको VC विल बी इक्वल टू कितना जाएगा? VC विल बी इक्वल टू आपको जो मिलेगा 600 डिवाइड बाई पाई मिलेगा। 600 डिवाइड बाई पाई इंटू साइन ऑफ 5000 t माइनस ऑफ पाई बाई 2 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस जे। आपका यहां पर जो आएगा माइनस जे आएगा ना यहां पर, बिकॉज इट इज द कैपेसिटर, तो यहां पर आपका जो है माइनस जे आएगा, तो एंगल आपका जो है -90 आएगा। इट मींस दैट कि आपका जो 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो VC इज इक्वल टू आपको जो मिल गया 600 अपॉन पाई इंटू साइन ऑफ 5000 t माइनस ऑफ पाई बाई 2। अच्छा, अब यहां पर क्या है, आपसे पूछा कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? अगर यहां पर कोई भी इक्वेशन लिखा होगा, आपके पास कोई भी साइनोसॉइडल इक्वेशन लिखी हो, तो वहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग में भी बताया है, गलती नहीं करने का, ठीक है ना। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड और द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर जो है मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। इट मींस दैट जो आपका एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 600 डिवाइड बाई पाई। तो 600 अपॉन पाई की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी जो कितनी आ जाएगी, वो आपको आ जाएगी 190.98, ठीक है ना, 190.98 वोल्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नहीं था, ठीक है। अगर आपको जो है ये चीज समझ में आ गई कि यहां पर जो है ये चीज कि अगर आपके पास वेवफॉर्म्स गिवन हो और उसका आप जो है फॉर्म कर सकते हैं फॉर ए सीरीज, तब आपके लिए इजी है, नहीं है तो भी कोई इजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप सिग्नल सिस्टम पढ़ने के बाद, ये तो सब सिग्नल सिस्टम का एकदम बेसिक चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। द फॉलोइंग सर्किट रेजोनेट्स एट, ठीक है, यहां पर पूछा कि यहां पर जो आपका फॉलोइंग सर्किट है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझको आप ये बताइए व्हाट इज दिस। दिस इज द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एंड इट होल्ड connected in parallel with the capacitor and the whole circuit will be connected in series with the resistor। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि what is the overall impedance of this whole circuit, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो अगर मैं इसका आपको पूछता हूं कि इसका इंपिडेंस क्या होगा, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे कि सर 4 इंटू ओमेगा इंटू एल जे, ठीक है, माइनस ऑफ जे अपॉन ओमेगा इंटू 1, कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इसका कितना आएगा, इसका वो आ जाएगा माइनस जे अपॉन ओमेगा इंटू 1, एंड दिस होल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहां पर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ब्रांच का अगर मुझको जो पैरेलल निकालना, तो फिर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा जे इंटू 4 इंटू ओमेगा। अच्छा, एल यहां पर आपका जो आ चुका था, तो एल यहां पर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जे इंटू 4 इंटू ओमेगा माइनस ऑफ जे बाई ओमेगा अपॉन कितना आ गया यहां पर इंटू माइनस ऑफ जे बाई ओमेगा, और बाद में दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो j इंटू 4 इंटू ओमेगा माइनस ऑफ j बाई ओमेगा, ठीक है, और ये आपका माइनस ऑफ j बाई ओमेगा हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही है। ये तो आपका इस वाले सर्किट का टोटल जो है इंपीडेंस हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, जब मैं यहां पर इससे जो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो देखिएगा। तो j माइनस जे इंटू स्क्वायर, तो जे स्क्वायर -1 माइनस इंटू -1 +1 हो गया, ओमेगा ओमेगा आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 4 बच गया, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर,
माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। डिवाइड बाई क्या हो गया, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कितना बचेगा, j टाइम्स ऑफ ओमेगा, यहां पर ओमेगा आपका यहां पर एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, j इंटू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 2j डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो फिर क्या बचेगा, देखिएगा 4 माइनस ऑफ 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर मैं इसको जो मल्टीप्लाई कर ही देता हूं यहां पर, तभी भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना हो गया, j इंटू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 2j डिवाइड बाई ओमेगा, यहां पर कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया, तो यहां पर आपका जो है कितना आ जाएगा, यहां पर इसको आप जो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका नीचे ओमेगा क्यूब आ जाएगा, कुछ भी हो छोड़िएगा इसको। देखिएगा ऊपर क्या बचेगा आपका, यहां पर j को मैं जो कॉमन करके ऊपर लेकर के जा रहा हूं, तो वो आपका जो माइनस j आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और नीचे कुछ भी आएगा। ठीक है ना, नीचे आपका जो कुछ भी आएगा, मुझे उससे जो मतलब नहीं है, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे इतना पता है कि एट द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस द इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0, सिर्फ यहां पर जो रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो रियल पार्ट एक तो आपका जो ये हो गया, ठीक है 10 प्लस, ठीक है, तो वहां पर रियल पार्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, और प्लस यहां से भी आपको जो कुछ टर्म आएगा। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट मुझको यहां पर ये मिल रहा है, इसकी वैल्यू मुझको जो 0 कब होगी, जब भाई आपका उसका जो न्यूमरेटर होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर न्यूमरेटर इक्वल टू 0 हो गया तो इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, मैं यहां पर ये बात बोल सकता हूं कि 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इट मीन्स दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, हाफ रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दिक्कत नहीं थी, कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा था बट कैलकुलेशन एक्चुअली है नहीं इसमें। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.5 रेडियन पर सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 12th गेट 1993। बहुत ओल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, तो ठीक है सिंपल ही था। ठीक है, मजा आया होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। द करंट इन द सर्किट शोन इन द फिगर, करंट यहां पर पूछा होगा कि करंट यहां पर जो क्या फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो कैपेसिटर और वोल्ट यहां पर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज वो क्या है, सेम है। कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस आपका वोल्टेज सेम है, और यहां आप ये भी चीज देख सकते हैं कि जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर है दोनों एक दूसरे को अपोज ही कर रहे हैं, और अपोज होना भी चाहिए। अगर अपोज नहीं हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसका मतलब का रेजोनेंस वाली कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, देखिएगा एक तो रेजोनेंस से मैं आपको जो है समझाऊंगा, और सेकंड मैं यहां पर सिंपल जो केवीएल लगा दूंगा। अगर मैं यहां पर जो केवीएल लगाऊं तो इसको जो है मैं लिख रहा हूं -100, मैंने यहां पर इंस्टेंटेनियस प्लस ऊपर मान लिया और नीचे जब माइनस मान लिया, तो -100 प्लस I इंटू आर, आर इज वॉट 20 प्लस 200 माइनस 200, कितना आ गया, इक्वल टू 0। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। I इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिवाइड बाई 20, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से आपको जो केवीएल से भी आपको ये चीज जो है मिल जाएगी, नहीं तो आपको जो है रेजोनेंस वाले से भी मिल जाएगा, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस यू नो दैट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर VL एंड VC आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर अपोजिशन ऑफ ईच अदर। And in this circuit also you can easily understand that negative is connected to the negative, it means that they are opposing in nature. If negative and positive are connected of the batteries, then they are supporting in nature. But in this case you can easily determine it that negative and negative are connected, it means that they are opposing in nature, and that is the condition for the resonance also. तो इसका मतलब क्या है, VL और VC आपका जो है यहां पर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और यहां पर जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एज द VR विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज V हो जाएगा। VR विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज V। तो V इज इक्वल टू आपको जो कितना मिल जाएगा, V विल बी इक्वल टू VR इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। इट मीन्स दैट I विल बी इक्वल टू कितना आ गया, V डिवाइड बाई R आ गया। V आपको जो कितना पता है 100 वोल्ट यहां पर जो गिवन है, 100 डिवाइड बाई ऑफ 20, तो यहां पर आपको जो करंट कितनी मिल गई है, 5 एम्पीयर इज द करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं,
Question number 14. A series RLC circuit, when excited by a 10 volt sinusoidal voltage source, has a variable frequency exhibit resonance at 100 Hz and has a 3 dB bandwidth of 5 Hz. The voltage across the inductor L at the resonance. शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर देंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको जो 3 dB जो आपको बैंडविड्थ है वो आपको जो गिवन है, कितना गिवन है, 5 हर्ट्ज गिवन है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर कितना गिवन है, 100 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर यहां पर बोला है, तो क्वालिटी फैक्टर मुझको पता है, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ VL अपॉन V होता है, इक्वल टू मॉड ऑफ VC अपॉन V होता है। अगर मुझको यहां पर जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर इनटू द सप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, क्लियर है। क्वालिटी फैक्टर के लिए मुझको यहां पर फॉर्मूला पता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज और यहां पर आपको जो बैंडविड्थ आपको जो कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो क्वालिटी फैक्टर आपको जो कितना मिल गया, 20 मिल गया। बात क्लियर है। एंड व्हाट इज द सप्लाइड वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज आपको जो है 10 यहां पर वोल्ट गिवन है, सप्लाइड वोल्टेज इज द 10 वोल्ट, ठीक है। तो VL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू V। V इज गिवन एस यहां पर जो है 10 हो गया, आपको कितना मिल गया, 200 वोल्ट मिल गया, ठीक है ना। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी शायद दिस क्वेश्चन इज द रिपीटेड, बट डजंट मैटर, यहां पर एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ऑफ 15th, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15th हो गया। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इस सर्किट with a resistor, inductor and capacitor in series is resonant at F0 frequency. If all the component values are now doubled, the new resonant frequency is, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने सारे चीज को डबल कर दिया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा, वो ये पूछा हुआ है। F0 इज इक्वल टू, आपको पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L इंटू C, ठीक है। ये मान लीजिए F01 हो गया, मुझको यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन के बारे में बात करना, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, और यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने जो है डबल कर दिया तो 2L इंटू 2C आ गया। तो यहाँ पर F02 आपको जो है कितना मिल गया, F02 विल बी इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, तो आप जो 2 जो है बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 पाई रूट ऑफ L इंटू C, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि आपका जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जो है क्या हो जाएगी, तो मैंने यहां पर दोनों को डिवाइड कर दिया, F02 डिवाइड बाई F01। जब मैं यहां पर डिवाइड करूंगा तो F02 डिवाइड बाई F01 तो कितना हो जाएगा, यहां पर जो है 1/2 बचेगा, बिकॉज इसको अगर मैं जो डिवाइड कर दूंगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC से, तो 2 पाई से आपका जो है 4/2 आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो F02 विल बी इक्वल टू F01 डिवाइड बाई 2। F02 विल बी इक्वल टू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको जो F0 गिवन थी, दैट इज डिवाइड बाई 2। तो यहां से आपको जो कितना मिल गया, डी पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड एज द F0/2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15th, गेट 1998, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 16th। A series RLC circuit has the following parameter values: R is equal to 10 ohm, L is equal to 0.01 Henry, and C is equal to 100 millifarad. The quality factor of the circuit at the resonance is, quality factor of the circuit at resonance यहाँ पर पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, बेसिकली आपको जो सीरीज RLC के बारे में बात कर रहा है, तो आपको जो क्वालिटी फैक्टर याद होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा0 इंटू L/R फर्स्ट। सेकंड आपको यहां पर क्या जो है क्या मिला था, 1/ω0 RC आया था ना। सेकंड आपको जो 1/ω0 R इंटू C आया था। थर्ड क्या था, 1/R अंडर रूट ऑफ L/C, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों गिवन है, तो मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कितना आ जाएगा देखिएगा, क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 1/R, R इज व्हाट 1/10 हो गया, अंडर रूट ऑफ ये L इज इक्वल टू कितना हो गया 0.01 डिवाइड बाई यहां पर कैपेसिटर कितना हो गया 100 इंटू 10 के पावर ऑफ -3, ठीक है। ऊपर जाएगा आपका जो है 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1/10 अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 डिवाइड बाई 100 आ गया। आपस में कैंसिल आउट हो कितना आ गया 10 डिवाइड बाई, सही है ना, 10 डिवाइड बाई 100 ऊपर क्या, तो फिर जो है 10 बचेगा अपॉन 100, तो ठीक है 1/10 रूट ऑफ 10, ठीक है।
1/10 रूट ऑफ 10 आपको जो है मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.032 आएगा, ठीक है ना, 0.032। ये आपको जो आपकी क्वालिटी फैक्टर है दैट विल बी इक्वल 0.032 मिल जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और क्वालिटी फैक्टर कोई भी यूनिट नहीं होता, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज ओम एंड ओम विल बी कैंसल्ड आउट, ओम एंड ओम विल बी कैंसल आउट, देयरफॉर आपको यहां पर जो क्वालिटी फैक्टर कोई भी यूनिट नहीं मिलता, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, इट वाज आस्क्ड इन द गेट 1994, ठीक है। रेजोनेंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, आई होप कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो ले रखे हैं और जो भी गेट में है वो सब मैंने आपको जो करवा दिए हैं, तो प्लीज़ टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि आपको अगर जो है और ज़्यादा क्वेश्चंस लेने हैं तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया कि ऐप में मैंने आपको जो है अलग से भी क्वेश्चन की पूरी जो है सीरीज़ दे रखी है, तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। क्विज भी कंडक्ट होता है ऐप में, तो वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं, क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ साथ में आपके पास प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट ये भी इनफ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। At resonance, the given parallel circuit constituted by an iron core coil and a capacitor behaves like a, ठीक है। अब यहां पर क्या है, बेसिकली क्या बोल रहा है, रेजोनेंस द गिवन पैरेलल सर्किट कंस्टिट्यूटेड बाय एन आयरन कोर कॉइल। यहां पर आपके पास जो है एक कॉइल है जिसके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टर है और यहां पर इसके पैरेलल में जो कैपेसिटर है ये आपका बेसिकली किस तरह से बिहेव करेगा रेजोनेंस वाली कंडीशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका प्योरली रेजिस्टिव कभी नहीं बनेगा, प्योरली रेजिस्टिव कभी बन ही नहीं सकता है, ठीक है। कैपेसिटर और इंडक्टर अगर यहां पर एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल भी कर दिए तब भी यहां पर अगर ये आपका सिर्फ पैरेलल में आर एल और सी अलग अलग लगे होते तो वो आपका प्योरली रेजिस्टिव बन जाता, बट ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, ये आपका ओपन सर्किट नहीं होगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा, प्योरली रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ आर भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है, ए रेजिस्टेंस आर ऑफ वैल्यू मच हायर देन आर। अब ये आपका जो कैसे होगा तो देखते हैं। सबसे पहले आप मुझको ये बताइए, जब भी आप पैरेलल सर्किट देखते हैं तो आपके जो दिमाग में क्या आना चाहिए, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, सिंपल सा आपको जो क्या आना चाहिए, आपको जो है वाई इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस। तो एडमिटेंस यहां पर अगर मैं इसका बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, जे ऑफ ओमेगा सी और प्लस 1/r प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है। ये आपका जो है इसका एडमिटेंस आ गया, ये इसका एडमिटेंस हो गया और इसका एडमिटेंस 1/r प्लस जे ऑफ ओमेगा एल, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको जो रेशनलाइज कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, देखिएगा r माइनस ऑफ जे ऑफ ओमेगा एल, ठीक है, डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस जे ऑफ ओमेगा सी, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस पूछा हुआ है तो इमेजिनरी टर्म विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म विल बी इक्वल टू 0, इमेजिनरी टर्म मेरा जो क्या बचेगा, जे इमेजिनरी टर्म मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। इमेजिनरी टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी विल बी इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये इक्वल टू माइनस जे आपका ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी टर्म बिकॉज जे ओमेगा सी माइनस ये हो जाएगा, जे को मैंने जो कॉमन कर लिया वो इमेजिनरी टर्म विल बी इक्वल टू 0 कर दे तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ओमेगा ओमेगा आपस में कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया देखिएगा, एल बाई सी आपको जो कितना मिल गया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ये आपको जो है एल बाई सी मिल गया, क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझको अब ये बताइए, एल बाई सी आपको जो ये मिल गया है और यहां पर क्या होगा देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं वाई इक्विवेलेंट की तो वाई इक्विवेलेंट मुझको यहां पर एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0, सिर्फ आपके पास रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू आर अपॉन आपको जो कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर आपको जो एल बाई सी मिल गया है, तो वाई इक्विवेलेंट आपको जो मिल गया एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस कितना मिल गया, आर अपॉन एल बाई सी, तो क्या हो गया, आर सी बाई एल आ गया, ये आपको जो है क्या मिल गया, वाई इक्विवेलेंट की वैल्यू जो मिल गई है, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर ये आपका जो वाई इक्विवेलेंट है तो व्हाट इज द इंपीडेंस, इंपीडेंस के बारे में अगर मैं बात किया कि इंपीडेंस आपको जो क्या मिलेगा एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/y इक्विवेलेंट मतलब l बाई आर इंटू सी, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको बेसिकली जो है जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा,
अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर जो बात करता हूं तो मुझको जो L बाई सी की वैल्यू मुझको जो पता है, दैट इज इक्वल टू, ये L बाई सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आपको पता है। इसकी पहले मैंने जो सॉल्व कर तो कितना था, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो मैं ये वाली वैल्यू को उठा करके यहां पर जो पुट कर सकता हूं। इट मींस दैट z इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ 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 बच्चा लोग, 1 बाई आर हो गया, ब्रैकेट में कितना हो गया, L बाई सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग, आर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, व्हाट इज दिस? अगर मैं इससे पूछता हूं कि व्हाट इज दिस, दिस इज द इंपीडेंस एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस विच इज द प्योरली, विच शुड बी द प्योरली रेजिस्टिव, बट हियर सम ऑफ द इंडक्टिव पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिकॉज ऑफ व्हाट, ये सर्किट आपका जो प्योरली रेजिस्टिव नहीं होगा एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस में। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन इस वाले सर्किट में एग्जिस्ट जो करेगा वो आपके ये टर्म एग्जिस्ट करेंगे, दिस इज द रियल पार्ट। और यहां पर जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्या पूछा यहां पर, जो आपको बिहेव करेगा प्योर रजिस्टर ऑफ वैल्यू मच हायर देन आर, ये आपको क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, सिर्फ आपके रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, आर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द गेट 1994। तो मैंने आपको बोला है, ऐसा नहीं कि आपके जो पास वाले एग्जाम्स में हैं, जैसे मान लीजिए जो आपके गेट 2020 का है, 2020 2019 के क्वेश्चन ही आपके अच्छे हैं, उसके पहले भी कुछ क्वेश्चन अच्छे आए हैं। कोशिश करिए कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। और मैंने आपको बताया अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार पूछा और बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते भी हैं, मैं सबको उनके आंसर्स भी बताता हूं। ठीक है ना, तो मेरा नंबर आप जो है ध्यान रखिएगा 9310 और 851077, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, और मेरी यही जो है आप इस पर अपना जो व्हाट्सएप करके अपना जो डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम क्या है, ऑनलाइन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ऑनलाइन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है मैं अपने ये चैनल पे भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पुट करता हूँ, बहुत सारी जो आपके न्यू चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारे बुक्स भी हैं, ई बुक्स भी, नोटिफिकेशंस होते हैं, PDF होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर जो है प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ से भी जो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे।